Hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. अभी तक हम लोगों ने हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तीन वीडियो कवर की है, जिसमें हम लोगों ने 6 चैप्टर्स को कवर कर लिया है हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। जिसमें हमने अभी पिछली वीडियो में हमने एम्प्लॉयमेंट को पढ़ा था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में और पॉवर्टी के बारे में। इन दो चैप्टर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स था, वो सारे हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जिन चैप्टर्स के एमसीक्यू करने वाले हैं, वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड वो है हमारा रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में बन सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे वो आप टीडीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एलयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे ईयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है आपकी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। मैंने जैसे हर वीडियो में आपको एडवाइस की है, इस वीडियो में भी वही बात बोलूँगा। आप अपने साथ एक पेन पेपर लेके बैठिए एंड आपका जो ऑप्शन गलत हो रहा है, आप उस ऑप्शन को अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। नोट डाउन करने से बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि आप एग्ज़ाम के दिन उसको रिवाइज़ कर लेंगे एंड आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे एंड अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो सिलेक्शन रेट है वो आप उतनी ही ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। अभी हम लोग बिज़नेस को पूरा कर चुके हैं, अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमिक कर रहे हैं, देन आफ्टर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे एंड उसके बाद हम लोग अकाउंटेंसी करेंगे। इसी तरह करके कॉमर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में आप जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए हो सकता है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक नंबर का भी क्वेश्चन आपका कहीं से भी छूटने नहीं दूंगा कि आपका बीकॉम से, यानी कि जो आपका अकाउंट इकोनॉमिक बिजनेस है, इससे आपका क्वेश्चन छूट जाए और इसके अंदर से आपका क्वेश्चन आ जाए और आप ना कर पाए। आप बस भरोसा रखिए, जितनी मेहनत हम लोग आपके पीछे कर रहे हैं उसका बस आप 50% ही अपने ऊपर उतनी मेहनत कर लेंगे, आपका सिलेक्शन उतना बढ़ जाएगा एंड आप इजीली अपने सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, अपना सिलेक्शन इजीली करा सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ उतनी मेहनत भी आप अपने लिए करिए, नहीं करिए उतनी मेहनत भी ना करिए। बस आप जितना मैं कर रहा हूँ उसका 50% भी अगर आप कर दें, 50%। आपकी ये वीडियो बनाने के लिए एक दिन में कम से कम 7-7 घंटे काम कर रहा हूँ, तो आप अपने लिए ना 7 घंटे काम करिए, आप बस 3 घंटे 4 घंटे ही काम करिए, ईज़िली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको क्या करना है, वीडियो देखना ही तो है। वीडियो देखना है, जो आपको एमसीक्यू बैठे बैठे बताना है कि हाँ ए सही होगा तो ए पे ठीक है, जो गलत हो रहा है आपको अपने कॉपी में क्वेश्चन के साथ आंसर नोट कर लेना है। उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बस आपको आधे घंटे की, मैं इसीलिए ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि बच्चे वीडियो देखते रहेंगे तो पढ़ कर पाएंगे, तो इसीलिए आधे घंटे की मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसमें आप लोग देखिए, समझिए, जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है टिक करिए, जो गलत हो रहा है नोट डाउन करिए एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। शुरू करते हैं, वीडियो में काफ़ी बातें हो गई शुरू में ही। पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा हमारे यहाँ, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, यानी कि रूरल क्या होता है पहले बताओ। आप सब लोग, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं अभी भी। रूरल मतलब बेसिकली क्या होता है, ग्रामीण एरिया। क्या होता है, ग्रामीण एरिया। अर्बन एरिया मतलब क्या होता है, शहरी एरिया। तो रूरल एरिया, रूरल क्रेडिट, यहाँ पे एक टर्म दिया है रूरल क्रेडिट, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अगर लोन लेना है तो उसका एक तो होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या होते हैं, जैसे कि बैंक हो गया आपका, नाबार्ड हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए, तो जितने भी सरकार द्वारा चलाई जा रही चीज़ें हैं वो आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कैसा हो गया, जैसा कि आप मान लीजिए किसी मनी लेंडर से उधार ले लिए, अपनी पैसा रख के किसी सेठ से उधार ले लिया, अपने किसी रिश्तेदार से उधार ले लिए, तो ये होते हैं आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि रूरल एरिया में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या हो सकते हैं। ग्रामीण ऋण का गैर संस्थागत स्रोत क्या क्या हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहयोगी समाज, ये तो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्य बैंक, ये भी गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको भी गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। बचा कौन सा ऑप्शन आपका, मनी लेंडर। मनी लेंडर ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं जो आपके खेत को रख लेते हैं। आपने पुराने पिक्चरों में देखा होगा, कुछ लोग होते थे पुराने पिक्चरों में अपना गहना रख के सेठ से कुछ पैसा ले लेते थे एंड देन आफ्टर जब आप
अगर लेने जाते थे वो काफ़ी हाई रेट आपसे चार्ज करते थे, आपके मनी के ऊपर काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। उसी जो अगर 1000 भी रुपया दिया है तो उनके 10 साल बाद आपसे लेते थे 5000, 8000, 9000। तो इससे क्या होता था, ये बेसिक पहली बात तो होती थी, लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता था। एंड कभी आप अगर उनका पैसा चुकाते भी थे तो भी अपनी डायरी में मेंटेन नहीं करते थे, आपको कहते थे नहीं आपने नहीं दिया है। तो ये कुछ सारी दिक्कतें थी हमारी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट से, जिसके कारण गवर्नमेंट क्या की, इनिशिएटिव्स ली और गवर्नमेंट रूरल एरिया में भी बैंक खोली। तो अभी तक आप लोग को पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, मनी लेंडर। मनी लेंडर क्या होते हैं, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं, कहाँ के लिए, रूरल एरिया के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो शॉर्ट पीरियड क्रेडिट इज नीडेड फॉर, यानी कि ये अगर हम छोटे समय के लिए पैसा लेते हैं, तो अगर छोटे समय के लिए अगर हम उधार ले रहे हैं तो किस लिए लेंगे। मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड, यानी कि मौजूदा भूमि का रख रखाव के लिए, हमारे पास कोई ज़मीन है, खेत है, उसके रख रखाव के लिए उसमें पानी चलाना है, मान लीजिए कोई मशीन खरीदनी है, उसमें फर्टिलाइज़र डालना है, इसके लिए ले सकते हैं छोटे समय के लिए लोन। परचेज ऑफ न्यू लैंड, यानी कि नई भूमि खरीदने के लिए लेंगे। परचेज ऑफ सीड एंड मैनिक्योर, बीज एवं खाद की खरीद के लिए। परचेज ऑफ मशीनरी, यानी कि मशीनरी की खरीद के लिए। तो यानी कि छोटे समय के लिए लोन अगर हम ले रहे हैं तो किस चीज़ के लिए लेंगे, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड, परचेज ऑफ सीड्स एंड मैनिक्योर, परचेज ऑफ न्यू लैंड, या परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी खरीदने के लिए लेंगे, सीड या मैनिक्योर खरीदने के लिए लेंगे, न्यू लैंड खरीदने यानी कि नई ज़मीन खरीदने के लिए लेंगे, या लेंगे हमारे जो अभी पहले से ज़मीन है उसके रख रखाव के लिए लेंगे। तो किस लिए लोन लेंगे, अगर हमको छोटे समय के लिए लोन लेना है तो हम किस चीज़ के लिए लोन लेंगे। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होंगे तो उनकी कंफ्यूजन को भी अभी हम मिटाएंगे। आप लोग आंसर करिए जल्द से जल्द। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे ए एंड सी में। तो बेसिकली अगर आपका ऑप्शन रहता है यहाँ पे रहता बोथ ए एंड सी, तो उसका ऑप्शन तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे बोथ ए एंड सी। लेकिन इस क्वेश्चन का देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके सामने आंसर भी है, करना आपको कुछ नहीं है, आपको बस देखना है, पहचानना है, टिक करना है। एमसीक्यू पेपर को तो मैं सबसे इजी मानता हूँ कि क्या है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन भी दे दिया, आपको आंसर भी दे दिया, आपको सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने है। आप ऐसा नहीं कह सकते मैंने देखा नहीं था, आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके सामने आंसर भी है। आपको क्या करना है, बस पहचानना ही तो है। सही आंसर पहचानिए, टिक करिए एंड आगे बढ़िए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड। इसका आंसर परचेज ऑफ सीड एंड मैनिक्योर नहीं है। अगर होता ऑप्शन आपका बोथ ए एंड सी तो वो हो जाता आपका बोथ ए एंड सी। परचेज ऑफ सीड एंड मैनिक्योर बेसिकली इस वजह से नहीं है क्योंकि ये हमारा ऐसे सीड एंड मैनिक्योर खरीदने के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोन ही लेंगे। इतना पैसा सबके पास रहता है कि छोटी छोटी जो ज़रूरत हो उसको पूरा कर सके। तो बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड के लिए ही हम नए छोटे पीरियड के अगर लोन ले रहे हैं तो वो उसी के लिए लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर रेफर्स टू, यानी कि किसान द्वारा संकट बिक्री को संदर्भित करता है। डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर्स रेफर टू, यानी कि किसान द्वारा संकट बिक्री को संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है, द सेल ऑफ रॉटन क्रॉप्स, यानी कि सड़ी फसल की बिक्री, द सेल ऑफ क्रॉप्स थ्रू द कमीशन एजेंट, यानी कि कमीशन एजेंट के माध्यम से फसलों की बिक्री, द सेल ऑफ क्रॉप एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की बिक्री, या द सेल ऑफ क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट ओइंग टू अर्जेंट कैश नीड फॉर द फार्मर, फसल की कटाई के तुरंत बाद किसान की नकदी तत्काल आवश्यकता के कारण बिक्री। कुछ ऑप्शन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन दिया है, आपके सामने क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, किसान संकट के समय क्या करता है। डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर्स रेफर्स टू, यानी किसान द्वारा संकट में बिक्री को संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है, किसान संकट में है तो क्या करेगा। किसान संकट में आके एक चीज़ बेचता है, किसान संकट में आके अपनी जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है उसको सेल कर देता है। तो ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, क्या दिखा रहा है,
तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे इसकी लैंग्वेज को देख करके, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कन्फ्यूजन को और नहीं बढ़ाना चाहूँगा। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा द सेल ऑफ प्रॉम्प्ट इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग ओइंग टू अर्जेंट कैश नीड, यानी कि तत्काल पैसे की ज़रूरत के कारण वो तुरंत खेत में गया, अपनी फसल को काटा एंड बेच दिया। इसी को बताते हैं डिस्ट्रेस सेल द फार्मर्स। डिस्ट्रेस सेल इसी को कहते हैं। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमर्जिंग चैलेंज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में ग्रामीण विकास से संबंधित एक उभरती हुई चुनौती है। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इरिगेशन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमर्जिंग चैलेंज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में ग्रामीण विकास में संबंधित एक उभरती हुई चुनौती है। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, या आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है और इरिगेशन है। तो क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली इसका आंसर आप लोग खुद बताइए क्या होगा, देन आपको मैं बताता हूँ। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट यानी कि ऋण का प्रभाव, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कृषि विपणन, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती, और लास्ट ऑप्शन है आपका इरिगेशन। तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आप लोग बताइए। तो बेसिकली इसका आंसर होगा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन से संबंधित नहीं है। स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग। स्टोरेज, प्रिवेंशन, प्रोसेसिंग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, भंडारण, संरक्षण, प्रसंस्करण एंड लास्ट में आपका रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है। स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, भंडारण, संरक्षण, प्रसंस्करण, रासायनिक उपकरणों का उपयोग। तो क्या नहीं है इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से किससे विपणन प्रणाली में सुधार की उम्मीद है। रेगुलेटेड मार्केट, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से किससे विपणन प्रणाली में सुधार की उम्मीद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड इन द मार्केट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। रेगुलेटेड मार्केट यानी कि विनियमित बाजार, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन में सुधार। परिवहन में सुधार बेसिकली ये है कि एक जगह से दूसरी जगह को सामान में ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन जो दिक्कतें उसमें आ रही हैं उसमें बेसिकली इम्प्रूवमेंट होना, वो आपका होता है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन में सुधार। एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें आपका इम्प्रूवमेंट है, यानी उसमें सुधार हो तो आपका ये आता है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो आपके चीज़ों को आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो आप गवर्नमेंट को सेल करते हैं अनाज, उस पर जो गवर्नमेंट आपको प्राइस प्रोवाइड करती है उसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या ऑल ऑफ दीज। यानी कि ये अभी ऊपर तक जितने भी ऑप्शन दिए वो सब, जैसे कि विनियमित बाजार, परिवहन में सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, या ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए, तुरंत बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से किससे विपणन प्रणाली में सुधार की उम्मीद है। रेगुलेटेड मार्केट, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एमएसपी मीन, सेम वही क्वेश्चन आ गया ऊपर वाला। अभी हमने ऊपर बात की एमएसपी क्या होता है, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि अधिकतम समर्थन मूल्य, मिनिमम प्राइस ऑफ क्रॉप यानी कि फसल का न्यूनतम मूल्य, मैक्सिमम सपोर्ट इन क्रॉप यानी कि फसल में अधिकतम समर्थन। तो क्या होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। मैंने बता ही दिया फुल फॉर्म आपको, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था कि एमएसपी क्या होता है। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
द प्रिंसिपल लिंगरिंग चैलेंज इन रूरल एरिया इज, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख चुनौती है। चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एक क्वेश्चन का तो आपको बेनिफिट हो गया। तो ऑप्शन ए बेसिकली अगर मैं कहूँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों एक ही है। तो ठीक है, आप लोग को एक क्वेश्चन का बेनिफिट हुआ। तो कुछ बच्चों का गलत हो रहा था उसमें, इसमें तो वो ना गलत कर दें। तो द प्रिंसिपल ऑफ लिंगरिंग चैलेंज इन रूरल एरिया इज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख स्वस्थ चुनौती है। तो बेसिकली यही एक स्वस्थ चुनौती है, यही इसलिए तीनों ऑप्शन इसको दे दिया गया। तो इस पर हम लोग बोथ ए एंड बी करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लॉन्ग टर्म क्रेडिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर, यानी कि अधिक समय के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए अगर आप कोई लोन ले रहे हैं तो किस लिए लेंगे? परचेस ऑफ एडिशनल लैंड, एक नए एडिशनल लैंड को ख़रीदने के लिए लेंगे, यानी कि अतिरिक्त भूमि के खरीद के लिए लेंगे। परचेज ऑफ मशीनरी, यानी कि मशीनरी की खरीद के लिए लेंगे, कोई हमें नई मशीन खरीद रही है उसके लिए लेंगे। फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए लोन लेंगे, यानी कि खेत में हमें पानी चलाना है तो उसके लिए लोन लेंगे। या ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन सभी कारणों के लिए हम लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग लॉन्ग टर्म लोन किस लिए लेंगे, यानी कि लंबे समय के लिए लोन किस केस में लेंगे? आप मशीनरी परचेस कर रहे हैं इसलिए लेंगे, इरिगेशन कर रहे हैं यानी कि खेत में सिंचाई कर रहे हैं उसके लिए लोन लेंगे, परचेस ऑफ एडिशनल लैंड यानी कि अतिरिक्त कोई ज़मीन भूमि खरीद रहे हैं उसके लिए लोन लेंगे, या इन सभी का जो भी अभी तक बताए ABC वो सारे कारकों की वजह से लोन लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग बताइए। अब तक कुछ बच्चों ने अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया, अब आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिए, आपको बेनिफिट होगा उसका। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए, इसका फ़ायदा आपको होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो लंबे समय के लिए लोन हम लोग किस लिए लेंगे? मशीनरी परचेस करने के लिए भी ले सकते हैं और आपका एडिशनल लैंड के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में मशीन तो कोई किसान परचेस नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? परचेस ऑफ एडिशनल लैंड। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आर टू इंश्योर, यानी कि सहकारी साख समिति का बीमा करना है। क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेशन गलत हो। सो ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आर टू इंश्योर, यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी यानी कि सहकारी साख समिति किस लिए बनाई गई थी? वो सहकारी साख समिति किस लिए बनाई गई थी? बेसिकली क्वेश्चन का मतलब यही है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आर टू इंश्योर टाइमली एंड रैपिड फ्लो क्रेडिट टू द फार्मर। ओके, टाइमली एंड रैपिडली फ्लो क्रेडिट टू द फार्मर, यानी कि जो फार्मर है उनको टाइमली और रैपिडली यानी कि जल्दी, समय से और जल्दी उनके पास पैसा पहुंचा जाए, इस वजह से बनाई गई थी। एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर एज अ क्रेडिट एजेंसी, स्प्रेड ऑफ क्रेडिट फॉर फैसिलिटी अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ द कंट्री, या ऑल ऑफ दिस। बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी? तो उसका आंसर क्या होगा? किस लिए बनाई गई थी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आप लोगों के लिए? टाइमली एंड रैपिडली क्रेडिट टू द फार्मर, यानी कि फार्मर्स जो हैं उनके पास जल्दी और आसानी से पैसा पहुंचाया जा सके, इस वजह से बनाई गई थी। या जो मनी लेंडर्स का रोल था उसको कम किया जा सके, उनको एलिमिनेट किया जा सके, यानी कि जो आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट थे उनको हटाया जा सके, इसलिए बनाई गई थी। स्प्रेड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि हर देश के हर एक क्षेत्र में पैसा पहुंचाया जा सके, लोगों जिसको नीड है उसको उधार दिया जा सके, इसलिए बनाई गई थी। या ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। तो आप लोग बताइए, क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किस लिए बनाई गई थी? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनाई गई थी? तो बेसिकली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके ये तीनों रीज़न है, इसलिए इसको हम लोग ऑल ऑफ दीज करके चलते हैं। ये तीनों चीज़ें थी, ये तीनों चीज़ें मैं
तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके आपकी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को बनाया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नाबार्ड? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्ट एज अपेक्स बॉडी फॉर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग एजेंसी इन रूरल एरिया, ग्रामीण भारत में संस्थागत वित्त पोषण एजेंसी के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कट गया यहाँ से, एक ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन यहाँ से कट गया, एक हो गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये तो है नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? जब ये नहीं है तो कौन है? ये भी तो क्वेश्चन आता है ना कि नाबार्ड हमारा सेंट्रल बैंक नहीं है, तो सेंट्रल बैंक है कौन? सेंट्रल बैंक आपका क्या है? आरबीआई। क्या है आपका? आरबीआई जो है वो आपका सेंट्रल बैंक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, आरबीआई कब आया था? आरबीआई, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आपका छपा हुआ दिखेगा। मैं आपको 2 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट दे देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा हुआ दिखने वाला है आपको। तो ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मैं अभी आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन मान लीजिए आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हो गया 1 अप्रैल 1935। 1935 को आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। ये क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आपका नोट डाउन करते जाइए। जीएसटी भारत में कब आया था? जीएसटी भारत में कब आया था? जीएसटी कितने परसेंटेज पे होता है? 8%, 7%, 8%, 18%, 28%, ज़ीरो, एक ज़ीरो भी होता है। कौन सा टैक्स लगता है? 8% किस पे लगता है? 7% किस पे लगता है? 0% किस पे लगता है? 28% किस पे लगता है? ये भी नोट डाउन करिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन और नोट करिए कि डीमोनेटाइजेशन इंडिया में कब हुआ था? डीमोनेटाइजेशन यानी कि डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। तो नोटबंदी भारत में कब हुआ था? वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी नोट डाउन करिए, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नाबार्ड। नाबार्ड को लेकर के करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एक्ट एज अपेक्स बॉडी फॉर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग एजेंसी इन रूरल एरिया, रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत में संस्थागत वित्त पोषण एजेंसी के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। तो बिल्कुल करता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। ये बोथ बी, ए एंड बी नहीं होगा। आप लोग एलिमिनेशन मेथड भी लगाइए, ये भी आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी काम करने वाला है। जैसे कि आप लोग देख लिए कि ऑप्शन बी तो नहीं है, ठीक है, बी नहीं है, तो जो ऑप्शन सी था वो अपने आप हट गया क्योंकि इसमें बी को इंक्लूड करके बता रहा था। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप लोग को जो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाइए, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट द ग्लेरिंग डिफिशियंसी इन रूरल बैंकिंग सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रामीण बैंक प्रणाली की स्पष्ट कमी को उजागर करता है? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ इनवेरिएबली बीइंग टाइड टू कोलेट्रल, यानी कि संस्थागत ऋण अनिवार्य रूप से संपार्श्विक से बंधा हुआ है। लेक्सिटी इन रिकवरी ऑफ लोन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कर्ज वसूली में ढिलाई, राजनीतिक दखल अंदाजी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है नन, बोथ ए एंड बी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से इसको नोट कर रहा हूँ मैं। द नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग अराइज ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कारण जैविक खेती की आवश्यकता उत्पन्न होती है? द नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग अराइज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कारण जैविक खेती की आवश्यकता उत्पन्न होती है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल, इट सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो अब तक तो आप लोग आंसर बता दिए होंगे, कुछ बच्चों ने आंसर बता दिया होगा, कुछ ने नहीं बताया होगा। तो आई होप आप लोग भी आंसर करिए, जिन्होंने नहीं बता रहा है वो भी आंसर करें, ताकि आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक कॉन्फिडेंस फील हो कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पहले करके आया है, पहले भी मैंने टेस्ट दिया है, पहले भी मैंने अच्छा किया है, आज भी मैं अच्छा कर सकूँगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का एक बार फिर रीड करते हैं, देन आफ्टर मैं इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग अराइज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का नीड क्यों पड़ा था?
द नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग अराइज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? जैविक खेती। हिंदी थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कारण जैविक खेती की आवश्यकता उत्पन्न होती है? जिसको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है वो हिंदी में रीड करे, जिसको हिंदी में नहीं समझ आ रहा है वो इंग्लिश में रीड करे। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को इसीलिए लिखा गया है। तो द नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग अराइज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कारण जैविक खेती की आवश्यकता उत्पन्न होती है? एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। ए भी होगा, बी भी होगा, एंड जब ए बी हो गया तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, किनारे हट जाए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सोशोनॉटिकल एग्जिस्टेंस, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर सोत्र काल्पित अस्तित्व दिखता था। इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे यहाँ लोन लोग किससे लेते थे? इंस्टीट्यूशनल सोर्स से लोन ज़्यादा लेते थे या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से लोन ज़्यादा लेते थे? तो आप लोग खुद बताइए। उस समय तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल सोर्स उतने ज़्यादा नहीं खुले थे, उतने ज़्यादा बैंक नहीं थे, उतने ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं थे, उतने ज़्यादा आपको मनी प्रोवाइड करने के लिए इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो प्राइवेट बैंक्स नहीं थे, तो कहाँ से लोग ज़्यादा लोन लेते होंगे? इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से लोन ज़्यादा लेते होंगे या नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से लोन ज़्यादा लेते थे? तो कहाँ से लोन ज़्यादा लेते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल, यानी कि रिश्तेदार, भाई बहन, दीदी भैया, नाना नानी जहाँ से भी लेते थे वो नॉन इंस्टीट्यूशनल। मनी लेंडर, तो ये आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम दैट आर इमर्जिंग फिनोमिना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रेडिट, यानी कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ चलाया जाता है? अर्बन एरिया या रूरल एरिया? सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल एरिया में चलता है। कहाँ चलता है? रूरल एरिया में चलता है। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नंबर फोर्स हैं? ओ, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नंबर लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, जितने लोग काम कर रहे हैं। ये फार्मूला आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मैंने माइनस इग्नोर किया, तो यह माइनस थोड़ा लंबा बनाया जाए, इसको माइनस ये। बेसिकली पर्सन एम्प्लॉयड क्या है? नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, ओ सॉरी, ये यहाँ पे वर्क फोर्स नहीं होगा, सॉरी, टोटल पॉपुलेशन होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की लेस एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल इन कंपेरिजन टू मेल इज इंडिकेशन ऑफ, पुरुषों की तुलना में महिलाएं का कम रोजगार है, ये किसका सूचक है? यानी कि जो महिलाएं हैं वो कम काम करती हैं, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली ये आपका बोथ ए एंड बी होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। डाटा फॉर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज कलेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आगे मैं अब जल्दी बढ़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्रीडोमिनेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि डिस्गाइज कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी को देखा जाता है? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट। तो किस तरह के रोजगार को देखा जाता है हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में? किस तरह के रोजगार को देखा जाता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, संरक्षण बेरोजगारी, प्रशिक्षण बेरोजगारी। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अ रेगुलर सैलरीड वर्कर इज, एक नियमित वेतन भोगी कर्मचारी है नॉट इंटेंड टू सोशल सिक्योरिटी एंड बेनिफिट ऑन परमानेंट पेरोल ऑफ एम्प्लॉय बोथ ए एंड बी अनस्किल्ड। तो इसका आंसर है ऑन परमानेंट पे रोल ऑफ एम्प्लॉय। द नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क इन विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इज कॉल्ड लेबर फोर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा? परसेंटेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज कॉल्ड लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, लेबर सप्लाई, एडल्ट पार्टिसिपेटिंग वर्क फोर्स होता है वो आपका। द नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअली वर्किंग इन विलिंग टू वर्क इज कॉल्ड, जो आदमी काम कर रहा है और काम करना चाहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, लेबर फोर्स कहते हैं। जो आदमी काम करना चाहता है एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जिस वेज जो भी पैसा मिल रहा है उस वेज पे काम करना चाहता है तो उसको क्या कहते हैं, लेबर फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन बिलिंग टू वर्क इंक्रीज और डिक्रीज इट चेंज द साइज ऑफ, जब काम करने के लिए बिलिंग करने वाले व्यक्ति की संख्या बढ़ती है घटती है तो एक किसमें बदल जाता है, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, ऑल ऑफ दीज होगा बेसिकली क्वेश्चन आंसर का आंसर इसका। रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क, वास्तव में काम कर रहे लोगों की संख्या को संदर्भित करता है और उन लोगों के लिए खाता नहीं है जो काम करने से इच्छुक हैं, वर्कफोर्स। सप्लाई ऑफ लेबर कॉरस्पॉन्डिंग इन डिफरेंट वेज रेट इज कॉल्ड, श्रम की पूर्ति के अनुरूप विभिन्न प्रकार की दर कहलाती है, वो लेबर सप्लाई है, लेबर फोर्स तो लेबर सप्लाई कहलाती है। क्या कहलाती है, लेबर सप्लाई कहलाती है। द बल्क ऑफ वर्क फोर्स, कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है, रूरल एरिया से आता है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, लेबर फोर्स कहा जाता है। वर्क फोर्स कहा जाता है तो उनको वर्क फोर्स कहा जाता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज जीरो इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज अचीव थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी, एम्प्लॉइंग बेटर टेक्नोलॉजी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दोज। तो बेसिकली इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिएगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। इंडिया विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम वॉकिंग टूवर्ड प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू द इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर, यानी कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों की मदद से अनौपचारिक क्षेत्र में कामकाज सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की दिशा में और आगे बढ़ रहा है। ट्रू, बढ़ रहा है। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज़ नॉट जॉब ओरिएंटेड, बिल्कुल सही है। जो भारत की शिक्षा प्रणाली है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। फॉर्मल सेक्टर वर्कर आर हाईली वल्नरेबल टू अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट, फॉल्स। फॉर्मल सेक्टर के लोग तो सबसे ज़्यादा खुश हैं, उनको क्या ही दिक्कत है। हाई प्रायोरिटी फॉर एजुकेशन एम्प्लॉय, लो प्रायोरिटी फॉर जॉब एट अर्ली एज, यानी कि हाई प्रायोरिटी फॉर एजुकेशन एम्प्लॉय, शिक्षा कर्मचारी को उच्च प्राथमिकता, कम उम्र में नौकरी से कम प्राथमिकता। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लग रहा है। हाई प्रायोरिटी फॉर एजुकेशन एम्प्लॉय, लो प्रायोरिटी फॉर जॉब एट अर्ली एज, इनकम्प्लीट क्वेश्चन। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इक्वल टू वर्क फोर्स माइनस लेबर फोर्स, ट्रू। रूरल डेवलपमेंट मीन द एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया, रूरल डेवलपमेंट मीन द एक्शन प्लान फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरिया, ट्रू। मीडियम टर्म क्रेडिट आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजन ऑफ एडिशनल लैंड, ट्रू। मीडियम एंड आपका जो लार्ज टाइम के लिए लिया जाता था वो भी एक ही कैटेगरी में आता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड द ग्रेडिंग ऑफ प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, कृषि विपणन के उत्पाद की गुणवत्ता के अनुसार श्रेणीकरण शामिल नहीं है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड द ग्रेडिंग, फॉल्स। Institutional source of credit has gone a long way of liberating the farmer from the debt trap and margins of the money, yes। तो जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स आए उससे कई हेल्प मिली है जो हमारे फार्मर्स थे उनको, ताकि वो जो मनी लेंडर का ट्रैप था उससे बच सके। आज का लास्ट क्वेश्चन। कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक आर इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, वो हमारे यहाँ का सोर्स ऑफ क्रेडिट है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है या नहीं है, तो है, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका इस वीडियो में इतना ही था। मैंने इस जो 2 चैप्टर था हमारा एम्प्लॉयमेंट था और था पॉवर्टी था, सॉरी रूरल डेवलपमेंट था। उस चैप्टर का आपका जो भी इम्पोर्टेंट MCQs था वो कराया हूँ रूरल डेवलपमेंट का, और आपका एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट MCQ था वो मैंने करा के कंप्लीट कर दिया। आई होप आप भी सीरियसली इस वीडियो को फॉलो करेंगे और जो भी मैंने MCQ बताया है उसको सीरियसली पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।